हेलो टू ऑल। हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें हमने 2021 के प्रारंभिक प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न जो कि सेट ए का था उसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 को देखेंगे। प्रश्न है हमारा, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वाक्य को समझिए। पहले, नियोजित अनियत मजदूर क्या होते हैं? जिनके पास जो कार्य है वो नियमित नहीं है। मजदूर या कर्मचारी जिस कार्य पर लगा है वह समय समय पर उसको प्राप्त होता है, या उसकी कार्य अवधि नियमित नहीं है। इसके आधार पर 3 वाक्य दिए गए हैं। पहला है, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार होते हैं। ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जो भविष्य के लिए कुछ निधि को संचित करके रखता है कर्मचारियों का, मजदूरों का, और एक नियत समय पश्चात संचित निधि को उन्हें वापस कर देता है। कर्मचारी या मजदूर इस संचित निधि का उपयोग अपने हित के लिए कर सकते हैं। एक प्रकार से उनकी सेविंग की तरह होता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के नियमों के आधार पर एक नियत वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के निधि का संचय किया जाता है ईपीएफ में ही। सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। दूसरा वाक्य है, सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयों पर ही भुगतान के हकदार हैं। जी बिल्कुल, सभी अनियत मजदूर नियत कार्य समय के हकदार हैं। अत्यधिक किसी से कार्य नहीं लिया जा सकता है। कार्य कराने का समय निर्धारित है। उस कार्य समय से अतिरिक्त आप कर्मचारियों से, मजदूरों से अधिक कार्य नहीं ले सकते, ताकि उनके भी हितों की रक्षा हो सके। समयों पर ही भुगतान भी आवश्यक है। किसी मजदूर कर्मचारी से आप कार्य ले रहे हैं तो समय पर कार्य करने का भुगतान उनको हो जाना चाहिए। अगर वो अपना कार्य करने में योगदान दिए हैं, जो उनका वेतन हो रहा है, जो भी उनको भुगतान करना है, वो समय पर हो जाना चाहिए। यह भी एक सामाजिक जवाबदारी भी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा वाक्य भी सही हो गया। तीसरा वाक्य है, सरकार अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करे। किसी कर्मचारी या मजदूर को अगर आप बैंक खातों के माध्यम से भुगतान करते हैं तो इसमें पारदर्शिता आती है। हम उनके खातों पर कितना पैसा जमा कर रहे हैं इसका एक रिकॉर्ड होगा। पारदर्शिता आएगी, कार्य के आधार पर भुगतान कर सकेंगे, सभी को बराबर मेहनताना मिल पाएगा। यह तीसरा वाक्य भी सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? सही वाक्य का चुनाव करना है। हमारे तीनों वाक्य सही हैं। ऑप्शन में है केवल 1 और 2, तो इसे हम अपना आंसर नहीं मान सकते। 1 सही है, 2 भी सही है, पर 3 भी सही है। और यहाँ पर तीसरे वाक्य का किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया है, हम इस ऑप्शन को नहीं ले सकते। ऑप्शन बी देखिए, केवल 2 और 3, 1 भी तो सही है ना, 2 भी सही है, 3 भी सही है, पर 1 यहाँ पर नहीं है, तो इसे भी नहीं ले सकते। तीसरा विकल्प देखिए, केवल 1 और 3, वाक्य 2 भी तो सही है, तो इसे भी हम नहीं ले सकते। तीनों वाक्य सही है। तीनों वाक्य के नंबर कहाँ हैं? ऑप्शन डी में। हमारा अंतिम विकल्प ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें 1, 2 और 3 तीनों है। आप चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न 3 में है, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? आर्थिक मंदी मतलब व्यापार एक नियत गति पर नहीं चलकर उससे धीमी चल रही है, क्रय विक्रय की जो दर है वह कम है। तो इस स्थिति पर कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? पहला वाक्य है, कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि। कर की दरों में कटौती कर दी आप, अच्छी बात, उसके साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि कर देंगे, पैसा कौन लेगा? रिटर्न भी तो करना है, और रिटर्न हमें ज़्यादा ब्याज दर के साथ कर रहे हैं, और वैसे भी व्यापार धीमा है। कुछ समय बाद भी अगर मार्केट से पैसे लेने के बाद अगर हम उसे रिफ़ंड करते हैं, लौटाते हैं, तो ब्याज हमें अधिक देना पड़ेगा, तो इससे नुकसान है। तो ये नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नहीं ले सकते। दूसरा वाक्य है, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। व्यय अगर करते हैं तो इससे जनहित के कार्य बढ़ेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी,
व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आ सकती है। तो इस विकल्प को अभी हम सेफ जोन में रखते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, कर की दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी। कर की दरों में वृद्धि कर देंगे, आर्थिक गतिविधियां वैसे भी धीमी पड़ी हुई है, आर्थिक मंदी आई हुई है, और आप करों को बढ़ा देंगे तो ये जनहित में नहीं होगा। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। लोगों के पास पैसा आएगा, वो तभी तो भुगतान करेंगे करों का। ब्याज दर कम कर दिए, कर बढ़ा दिए, तो यह भी नहीं किया जा सकता, जनहित में नहीं होगा। डी देखते हैं, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी कर देंगे। सार्वजनिक परियोजनाओं में वृद्धि करने के स्थान पर आप कमी कर दिए। आर्थिक मंदी वैसे भी आई हुई है और आप जनहित के कार्य नहीं कर रहे हैं। आर्थिक मंदी को उठाने के लिए आप कोई भी अपना कदम नहीं उठा रहे, तो जनसाधारण को एक आधार कहाँ से मिल पाएगा? कहीं से एक आधार स्तंभ होना चाहिए जिससे वह आर्थिक मंदी से लड़ सकें, उससे उबर सकें। तो यह वाक्य भी हम नहीं ले सकते। चारों वाक्यों का निष्कर्ष निकालने से हमें यह पता चलता है कि इसमें जो वाक्य बी है सही है। सामाजिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करके हम आर्थिक मंदी के समय इस मंदी को हटाने के लिए एक उचित कदम उठा सकते हैं, जिससे आम जन को एक आधार मिल सके आर्थिक मंदी से लड़ने के लिए। इस प्रकार की स्थिति अगर आपके सामने आती है तो इनसे आप किस प्रकार से कदम उठाएंगे इससे उबरने के लिए? इसका आंसर बी है। तो आज के इस वीडियो में 2 प्रश्नों को लेते हैं। अगले प्रश्न के साथ हम आने वाली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।